नमस्कार। समृद्ध मीडिया में आपका स्वागत है। चर्चा करने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। तो आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। नेपाल की राजनीति बेहद खराब स्थिति में है। इसे समझने के लिए कोशी प्रांत की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर डालना ही काफी है। इसके अलावा केंद्र में मौजूदा गठबंधन में भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। आर्थिक रूप से लोग क्या खाए क्या पहने की स्थिति में हैं। देश प्रेषण पर निर्भर है। सरकार के पास कोई छोटी और लंबी अवधि की योजना नहीं है। आर्थिक रूप से हम डामाडोल की स्थिति में हैं और सामाजिक रूप से हम जाति में बंटे हुए हैं। यह एक अच्छा संकेत नहीं है। अब यह देश किसी भी तरह की हिंसा और संघर्ष बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें सावधान रहना चाहिए। ललित निवास कांड और फर्जी भूटानी शरणार्थी मामला एक भयानक संगठित अपराध है। ऐसे अपराध की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भूटानी शरणार्थी मामला और ललिता निवास कांड इस बात की पुष्टि करते हैं कि सत्ता स्वयं या सत्ता के आसपास के बिचौलिए राज्य की शक्ति का दुरुपयोग करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में हमें यह भी समझना चाहिए कि इस राज्य की सत्ता या इस देश को कौन चलाता है और सत्ता अपराधियों के हाथ में चली गई है। यह भी समझ लेना चाहिए कि सत्ता, पार्टी और नेतृत्व के साथ साथ राज्य के सभी तंत्र अपराधियों, दलालों और बिचौलियों के हाथ में पड़ गए हैं। और दोनों ही मामलों में यह साफ है कि देश के बड़े नाम इसमें शामिल हैं। शोध के नाम पर ऐसा लगता है जैसे घासफूस हटाया जा रहा है। जब तक बड़ी मछलियों को कार्रवाई के दायरे में नहीं लाया जाएगा, जांच के दायरे में नहीं लाया जाएगा, तब तक इसका समाधान नहीं माना जाएगा। फर्जी भूटानी शरणार्थियों के मामले में जब तक आरजू, मंजू और बादल को कानून और जांच के दायरे में नहीं लाया जाएगा, तब तक यह मामला सुलझता हुआ नहीं माना जाएगा। क्या सरकार में ऐसा करने की हिम्मत है? इसके अलावा सोना घोटाला एक और बड़ा संगठित अपराध है। ये पहली और आखिरी बात नहीं है। ऐसा लगता है कि यह दशकों से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने कितना सोना इकट्ठा किया होगा, कहां ले गए होंगे, कितना कमाया होगा? जांच के मुताबिक ऐसा लगता है कि पिछले 3 महीने के अंदर करीब 2200 क्विंटल सोना लाया गया है। खुली सीमा के कारण उत्तर दक्षिण में अन्य बिंदुओं से कितनों में घुसपैठ की गई है, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा है कि वे किसी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन संदेह है कि 2-4 निचले स्तर के लोगों पर मुकदमा चलाकर वे बड़े लोगों को छूट दे देंगे। अन्य बड़े मामलों की तरह ताजा सोना घोटाले में भी ऊपर से नीचे तक बड़े नामों की संलिप्तता के बिना यह संभव नहीं है। जब तक बड़ी मछलियों पर कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक यह मामला सुलझता हुआ नहीं माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर कृष्ण बहादुर मेहरा के पिता पुत्र और दीपक मल्होत्रा जैसे कारोबारी इस मामले में शामिल नजर आए हैं। सरकार प्रचार क्यों नहीं कर रही? चर्चा है कि इस मामले में गृह मंत्री, वित्त मंत्री शामिल हो सकते हैं। इसमें शामिल और संदिग्ध किसी भी व्यक्ति को जांच के दायरे में लाने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। यदि हमने देर की तो यह देश अपराधियों के चंगुल में फंस जाएगा और देश स्वयं विनाश और असफलता के रास्ते पर चला जाएगा। सभी को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। ललित निवास मामला इसका उदाहरण है। सिस्टम को बचाना है तो 2046 के बाद के भ्रष्टाचार की पूरी फाइल खोलनी होगी। सत्ता में बैठे सभी लोगों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। यति कांड, ओमनी कांड, प्रिंटिंग प्रेस कांड, 33 किलो सोना कांड, नेपाल ट्रस्ट मामला और एवरेस्ट पार्क के जमीन मामले जैसे बड़े मामलों की फाइल खुलनी चाहिए और इसमें शामिल सभी लोगों को कानून के तहत लाया जाना चाहिए और जेल भेजा जाना चाहिए। तभी देश में सही फैसला होगा। संविधान कहता है कि यह देश समावेशिता, समानता और समाजवाद की ओर उन्मुख है, लेकिन इसे उस बिंदु पर ला दिया गया है जहां लोग आत्मदाह कर रहे हैं। लोग इस स्थिति में हैं कि सुबह शाम क्या खाएं। देश प्रेषण पर चलता है। कहा जाता है कि यह कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ की जमीन बंजर है। कोई उत्पादन नहीं है,
सरकार के पास कोई नीति नहीं है। देश को आयातोन्मुख बनाया गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर सरकार ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया और इसे गंभीरता से नहीं लिया तो जनता का विद्रोह तय है। भारी विरोध के बावजूद नए वित्तीय वर्ष का बजट पारित हो गया। संसद में खूब चर्चा हुई, लेकिन बजट में एक भी बदलाव नहीं किया गया। इस बजट में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि देश की जरूरत क्या है, हमारी मंजिल क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समेत हर चीज का मॉडल क्या है। पूरा बजट पार्टी नेताओं के क्षेत्र में ही डाला गया है। अगले चुनाव में अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने के उद्देश्य से ही बजट आया है। यह आपत्तिजनक है और संविधान के मूल्यों के विपरीत है। यह बजट हमारे देश की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाया है। आपको इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। 4 प्रमुख पार्टी नेताओं को बजट का केवल 51% आवंटित किया जाना भ्रष्टाचार है। यह सत्ता का दुरुपयोग है और सबसे बड़ी बात 3 करोड़ लोगों का अपमान है। यदि शासक न भूलें तो नेपाल केवल उनका निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि नेपाल में 77 जिले हैं। इसको लेकर सभी को गंभीर होना चाहिए। हर लेटेस्ट न्यूज और काम की खबरों के अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारी चैनल समृद्ध मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर भी शेयर करें।